नमस्कार, मैं रहबर तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद मची सियासी खलबली की, चुनाव आयुक्तों की तैनाती को लेकर मचे सियासी घमासान की, लोकसभा चुनाव के तारीखों की होने वाली घोषणा की और अंत में बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा एक दिन पहले ही एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपा था। सारी डिटेल चुनाव आयोग को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आया। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को भी फटकार लगाता, चुनाव आयोग ने हालांकि 15 मार्च की शाम 5 बजे तक सारी डिटेल्स को अपने वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने एक दिन पहले यानी कि 14 तारीख की शाम को, इस देर शाम ही सारी डिटेल जो है उसे अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया। जैसे ही अपलोड किया, सियासी हलचल मच गई, सियासी गलियारे में खलबली सी मच गई। वजह भी थी कि सबसे ज़्यादा जो चंदा था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, और चौंकाने वाला जो आंकड़ा था वो था ये कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को दूसरे नंबर मिला। मतलब ये हुआ कि जो धन्ना सेठ हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो चंदा दिया वो भारतीय जनता पार्टी को दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने टीएमसी को दिया, और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी को। 1600 कुछ करोड़ रुपए टीएमसी को मिले और 1400 कुछ करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया। ये बात सामने आते ही चुनावी गलियारे में खलबली से मच गई। चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। और सबसे खास बात ये भी है कि इसमें से 3 बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में पैसे जो चंदा दिया है, उन तीनों कंपनियों पर ईडी ने रेड भी डाला था। और रेड डालने के कुछ ही दिनों के बाद ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड इन कंपनियों के द्वारा खरीदे गए। इसमें एक कंपनी ऐसी भी थी जिसने दिखाया है कि उसका अपना जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ का है पर मंथ है, लेकिन उसने जो चंदा दिया वो 3 गुना ज़्यादा उसका चंदा दिया। अब सवाल ये आता है कि इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से? ईडी ने क्यों नहीं उसके ऊपर छापेमारी किया? या जो तीनों बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर ईडी ने क्या कार्रवाई किया? यहाँ तक कि जो शराब घोटाला है जिसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं, उस मामले में भी जिस कंपनी के ऊपर ये आरोप लगाया गया है, और उस कंपनी ने, शराब की उस कंपनी ने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की खरीदारी किया है। अब सब इसके अलावा पाकिस्तान की भी एक कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीदा। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आया और किसको दिया गया? जैसा कि बात सामने आई कि सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि किस कंपनी ने किस अ, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को या फिर किसको उसने चंदा दिया है। उसकी वजह ये है कि जो कोड होता है वो कोड एसबीआई ने चुनाव आयोग को नहीं सौंपा, जिसकी आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और इसके ऊपर कड़ी फटकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लगाई। हालांकि निर्देश देने जा रहे थे सीबीआई, लेकिन लेकिन बात ये सामने आई कि सीबीआई की एसबीआई की तरफ से कोई वकील नहीं है। ऐसे में सीबीआई ने सोमवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सोमवार को एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी, और सीबीआई एसबीआई को फिर से फटकार लगाते हुए वो कोड भी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश देंगे, जिसके मिलान के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। बहरहाल जो आंकड़े फिलहाल सामने आए हैं, और जिस तरह से जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने मिलान करना शुरू किया है, उससे ज़्यादातर ऐसी कंपनियां हैं जो या तो शेल कंपनी टाइप के लग रही हैं, या फिर अलग अलग प्रकार से चंदा दिया गया है। बहरहाल ये चुनावी चंदा जो है, ये न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। और इसकी अगर जांच होती है तो कई बड़े-बड़े कंपनियों, कई-कई बड़े सफ़ेदपोश भी इसकी चपेट में आएँगे। बहरहाल देखना ये होगा कि इसको लेकर क्या-क्या कार्रवाइयाँ अभी आगे होती हैं।
बात किया जाए चुनाव आयुक्त की, तो 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक दिन पहले कर दी गई केंद्र सरकार की तरफ से और दोनों चुनाव आयुक्तों ने पदभार भी ग्रहण कर लिया। हालाँकि इसके विरोध में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार भी कर लिया है और इसकी लेकर सुनवाई मंगलवार को, आगामी मंगलवार को इसके ऊपर सुनवाई करेगी, जो सीजेआई की 3 बेंच वाली बेंच जो है, 3 जजों वाली बेंच जो है, इसको लेकर सुनवाई करेगी। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या आदेश निर्देश आता है। बात किया जाए लोकसभा चुनाव की तारीखों की, तो चुनाव आयोग ने आज अपनी वेबसाइट के ऊपर ये जानकारी दिया है कि 16 मार्च यानी कल लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी समूचे देश में। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद फिर एक बार से खलबली मचना शुरू हो जाएगी नेताओं के बीच और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आवागमन तेज हो जाएगा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी वो लगातार यही कह रही हैं कि वो चुनाव जो है वो अकेले दम पर लड़ेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जो सूत्रों की बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार ये है कि मायावती एक 16 मार्च को अधिसूचना जारी होने के पश्चात इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने नए प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं की गई है। अंत में बात किया जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये न्याय यात्रा अभी महाराष्ट्र में अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और 17 मार्च को इसका समापन भी होगा। यहाँ पे बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें समूचा इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता उसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें देखा जाए तो ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ममता बनर्जी भी वहाँ पर पहुँचेंगी। सीएए को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पड़ी थी उस पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी आगामी 19 तारीख को शायद सुनवाई करेगा और इसके ऊपर अब देखना ये होगा कि इससे पहले भी सीएए को लेकर कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इन सभी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। सबसे बड़ी खबर जो चुनावी गलियारे से निकलकर सामने आ रही है वो है अमेठी और रायबरेली सीट से। जैसा कि अमेठी से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतार रखा है, तो वहीं अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि मेनका गांधी रायबरेली से, जबकि अमेठी से गांधी जी परिवार का कोई सदस्य वहां पर चुनाव मैदान में उतरेगा। अब सवाल ये आता है कि गांधी परिवार का सदस्य राहुल गांधी होते हैं या फिर मेनका गांधी का बेटा चुनावी मैदान में उतरेगा, जिसका नाम रेहान है। अब देखना ये होगा कि क्या गांधी परिवार की जो परंपरागत दोनों सीटें हैं उस पर गांधी परिवार का ही कोई सदस्य उतर रहा है या फिर कोई और भी है। जैसा कि और भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में एक बार फिर से वरुण गांधी का नाम शामिल नहीं किया। ऐसे में वरुण गांधी का नाम अगर नहीं आता है तो क्या पीलीभीत से वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वरुण गांधी ने तौर पर कह दिया कि अगर उनको टिकट नहीं भी मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसी कंडीशन में इंडिया गठबंधन ने साफ तौर पर कह दिया कि वो वरुण गांधी का समर्थन करेंगे और अपना समर्थन देंगे। बहरहाल अभी देखिए 2-4 दिन में और 1 हफ्ते के अंदर और भी कितनी चुनावी हलचल मचती है और कितनी खलबली मचती है। फिलहाल ड्राइवर तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।